हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट डॉट कॉम क्लासेस। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जल संसाधन। जल संसाधन में हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। उस 3 वीडियो में हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है। पिछले टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो होगा, फिर उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो क्वालिटी 480 पर या 720 पर कर लीजिए ताकि आपको बेहतर दिखे। मैं बोर्ड पर जो भी लिख कर लाऊं आपको नोट बनाने के लिए आपको सुविधा रहे, थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो बात करते हैं सबसे पहले मैं कि आखिर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है। तो देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा जल संसाधन, जो हमारा चैप्टर का नाम है जल संसाधन चैप्टर 3। और यूपी बोर्ड की बात करें, एमपी बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड की बात करें, तो इन सब बोर्ड में यहाँ से प्रश्न आते हैं और 6 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। मैं आपको पीवाईक्यू भी कराऊंगा, दिखाऊंगा कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे एक बेहतर उत्तर भी लिखा जाता है। तो ये सब भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमारा मुख्य उद्देश्य है, पहले हम क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने पीछे ये टॉपिक कवर कर लिया है, जिसमें सबसे पहले हमने देखा जल संसाधन। जल संसाधन क्या है और संसाधन की परिभाषा हमने पहले ही चैप्टर में कवर कर लिया था। तो हमने संसाधन की परिभाषा देखा, लेकिन जल के संदर्भ में। उसके बाद है हमारा जलीय चक्र। हमने देखा कि जलीय चक्र क्या होता है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, इसका उपयोग करने के बाद हम फिर से प्राप्त कर लेते हैं। और वो प्राप्त कैसे करते हैं? जलीय चक्र के द्वारा, वाटर साइकिल के द्वारा। वाटर साइकिल क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि नदियों तालाबों में जल का संग्रहण होता है, फिर सूर्य के तापमान के कारण इनका वाष्पीकरण होता है, फिर वाष्पीकरण के बाद इनका ऊपर जाकर वाष्प जाकर बैठता है, बूंदों के रूप में परिवर्तित होता है, तो उसे हम कह देते हैं संघनन। तो फिर वहां पर संघनन होता है और फिर संघनन के पश्चात वर्षा होती है और वर्षा के द्वारा फिर हमें जल प्राप्त होता है। तो ये पूरी साइकिल जो है वो लगातार चलती रहती है और जल, इसी को हम कहते हैं जलीय चक्र। और इसी तरह हम कहते हैं कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। तो बात करते हैं, इसके बाद हमने क्या कवर कर लिया। इसके बाद हमने देखा भारत में जल संसाधन, कि भाई भारत में जल संसाधन क्या है। भारत के संदर्भ में देखा कि भारत में 18% विश्व की जनसंख्या निवास करती है, लेकिन उसके लिए पीने योग्य उपयोग के लिए 4% ही नवीकरणीय जल संसाधन उपलब्ध है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या पर सिर्फ 4% जल संसाधन है। तो ये सब हमने कुछ फैक्ट देखा था। उसके बाद हमने देखा था पृथ्वी पर जल संसाधन। तो पृथ्वी पर जल संसाधन के संदर्भ में देखा कि भाई पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। लगभग 97.5% पानी समुद्रों में है। उसके बाद पीने योग्य पानी सिर्फ 2.5% है, जो मीठा जल हम कहते हैं, जिसका उपयोग हम करते हैं पीने के लिए, घरेलू उपयोग के लिए। तो वो सब हम वहाँ पर कुछ फैक्ट देखे थे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक था जल दुर्लभता। तो भाई हम देखें कि जल दुर्लभता क्या है। मांग के हिसाब से, मांग के अनुसार अगर जल की कमी हो जाए, जितनी मांग है उतना जल उपलब्ध ना हो, तो उस क्षेत्र को हम देते हैं कि भाई ये क्षेत्र जल दुर्लभता वाला क्षेत्र है। तो फिर हमने यहाँ पर एक जो विशेषज्ञ थे उनके बारे में भी देखा, वो जल दुर्लभता को कैसे परिभाषित करते हैं। उसके बाद हमने देखा संरक्षण। तो भाई जब जल की कमी हो रही है तो उसका कुछ कारण होगा, तो उसका कारण है, तो उस कारण को समझते हुए हमने उसको संरक्षण करने का प्रयास किया। कारण में क्या है? जल दुर्लभता के कारण में हमने देखा था कि बढ़ती जनसंख्या, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। उसके बाद शहरीकरण, शहरीकरण के कारण भी जल की कमी हो रही है। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, उसके बाद कृषि में, कृषि के लिए जो जल उपयोग होता है वो बहुत मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग हो रहा है। मतलब नियंत्रित तरीके से कृषि में सिंचाई नहीं कर रहे हैं, अनियंत्रित कृषि सिंचाई। इसके अलावा भी और सारे रीजन हैं, जैसे वन उन्मूलन भी हो गया, तो ये भी एक रीजन आ जाता है। तो जल दुर्लभता के बहुत सारे कारण थे, हमने उसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम संरक्षण के देखें, भाई संरक्षण क्या, कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने यही समझा कि भाई बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आखिर है क्या, किसे कहेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। तो हम ऐसा समझे कि भाई ऐसी परियोजनाएं जिसका निर्माण कर रहे हैं, जिसका विकास कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए। जैसे अगर आप किसी नदी पर बांध बनाते हैं, किसी नदी पर बांध बनाते हैं, तो सिर्फ क्या उसका सिंचाई के लिए उपयोग होगा? बिल्कुल नहीं। सिर्फ सिंचाई के लिए उपयोग होगा? नहीं। सिंचाई के अलावा क्या होगा? विद्युत उत्पादन में होगा।
विद्युत उत्पादन में होगा, उसके बाद घरेलू उपयोग के लिए होगा, उद्योगों के लिए उस पानी का उपयोग हो सकता है, और भविष्य में अगर जल संकट आता है तो जल संकट से बचने के लिए भी उपयोग हो सकता है। तो नदी का पानी बहुत तरीके से बहुत सारी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग हो जाता है यदि हम नदी पर क्या बनाते हैं, यदि हम नदी पर बांध बनाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि समुचित या समन्वित जल प्रबंधन क्या है। तो जल का अगर हम समग्र व संतुलित उपयोग करते हैं, समग्र व संतुलित उपयोग करने के लिए जो भी हम प्रक्रिया अपनाते हैं उसे हम कहते हैं समन्वित जल प्रबंधन। तो वहां पर हमने समुचित या समन्वित जल प्रबंधन के बारे में देखा। लेकिन अब एक मुद्दा आता है, ये तो इंट्रो हो गया, पीछे हमने कैसे कैसे पढ़ा, क्या क्या पढ़ा। अब एक मुद्दा ये उठता है कि भाई आखिर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बहुत सारी परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। वैसे भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, भाखड़ा नागल बांध परियोजना, दामोदर घाटी नदी परियोजना, तो इन सब परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम दो मुख्य परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, और जो मैंने अभी आपको नाम बताया। तो सबसे पहला हमारा क्या होने वाला है आज का टॉपिक, आज का पहला टॉपिक होने वाला है हमारा, सबसे पहला है दामोदर, दामोदर नदी घाटी परियोजना। उसके बाद हमारा हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। आज के इस वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आ गया होगा कि हम क्या पीछे पढ़ चुके हैं और आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या है, दामोदर नदी घाटी परियोजना पर समझेंगे। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब चलाई गई, कैसे चलाया गया, कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे विकास हुआ, उसके बाद इसके क्या महत्व है। महत्व मतलब समझेंगे कि भाई ये कितने हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है, कृषि के लिए कितना फायदेमंद है ये योजना, यही, और विद्युत उत्पादन कितना होता है इस योजना से, यही सब हम देखेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो सबसे पहले हम समझते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में कुछ बेसिक बातें, जैसे यह किस नदी पर बनाया गया है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाया गया है। यह कहाँ स्थित है, तो यह झारखंड व पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, एक कहानी है इसके पीछे कि क्या है ना, इतिहास में पहले क्या होता था कि दामोदर नदी में भयंकर बाढ़ आता था, दामोदर नदी में भयंकर बाढ़ आता था। तो ये सब इसके अगल बगल के जो क्षेत्र थे वो बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। तो इसके कारण भी लोगों ने सोचा कि इस पर अगर हम बांध बना दें तो बहुत सारी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाएगी और बाढ़ नियंत्रण भी हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कहानी है, इसे आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही बात लिख दिया है, अगर आप इसे भाषा के रूप में समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला है कि यह कहाँ स्थित है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, दामोदर नदी पर बनाया गया है। अच्छा, ये एमसीक्यू में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से देखना। उसके बाद कहाँ है, कहाँ स्थित है, तो झारखंड व पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद इसके अतीत में यहाँ दामोदर नदी में भयंकर बाढ़ आता था, उसके कारण बंगाल को शोक कहा जाता था, यानी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, इस कारण से भयंकर बाढ़ आने के कारण। उसके बाद दामोदर नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई सबसे पहले भयंकर बाढ़ आता था तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य होगा बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ को कंट्रोल करना है। और इस समय तो असम में बाढ़ आया है, बाप रे बाप, वहाँ के लोगों को देखकर मुझे ना, सच बताऊं तो मुझे रोना आ रहा था, मैं इमोशनल हो गया था। असम में इस समय जो बाढ़ आया है, लेकिन इस समय में मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर मैं सच में कोई बिजनेसमैन होता तो सबसे पहले वहीं पहुंचता कि भाई कम से कम उनको राहत सामग्री पहुंचाया जाए। जरूरी नहीं है सरकार ही पहुंचाए, भाई अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, अगर तुम्हारा बिजनेसमैन तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो तो तुम्हें जरूर पहुंचाना चाहिए, लोगों की मदद जरूर करना चाहिए। और वहां तो भाई 5-6 साल से लगातार बाढ़ ही आ रहा है। अच्छा, असम में बाढ़ आने के कारण कोई एक रीजन नहीं है कि नदी में बाढ़ आ गया, नदी में पानी बढ़ने के भी बहुत सारे रीजन हैं। जैसे क्या है कि नदी में जो हमारा जो मिट्टी था वो बहकर बीच में बैठ जाता है, नदी के बीच में, तो पानी का लेवल उठ जाता है। तो पानी के लेवल उठने के कारण फिर वो पानी और दूर तक बढ़ता है, फैलता है, इसके कारण बहुत सारा क्षेत्र प्रभावित होता है। साथ ही असम में एक और गड़बड़ यहाँ इस समय ये है कि लगातार बहुत तेजी से क्या हो रहा है, वनोन्मूलन हो रहा है, यानी डिफॉरेस्टेशन। वनोन्मूलन के कारण बहुत तेजी से ये सब समस्या देखने को मिल रही है
कि मिट्टी ही कट कर बह जा रही है। तो बहुत सारे रीजन हैं और क्लाइमेट चेंज को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। क्लाइमेट चेंज तो इसका कारण है ही। हर समस्या का एक ही रीजन क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज का एक ही रीजन जनसंख्या। ये हम बात जब तक नहीं समझेंगे तब तक ऐसी आपदाएं लगातार बढ़ती जाएंगी। तो इसे हमें समझने की आवश्यकता है। तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि दामोदर नदी क्या है। तो दामोदर नदी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला है बाढ़ नियंत्रण, उसके बाद है हमारा सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, फिर औद्योगिक व घरेलू उपयोग के लिए जल उपलब्ध कराना। तो औद्योगिक व घरेलू उपयोग के लिए जल उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य हो गया। अब हम इसके महत्व के बारे में बात करेंगे कि भाई इससे सच में कोई लाभ हुआ है। तो हम वहां पर देखेंगे कि वाकई में दामोदर नदी घाटी परियोजना से बहुत लाभ हुआ है। इसका बहुत ही महत्व है। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना का महत्व। इसके कौन से महत्व हैं या इससे हमें कौन कौन से लाभ हुए हैं। तो सबसे पहला है, जैसे देखिए कि इस नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बांधों का निर्माण किया गया है। और वे 8 बांध किस किस स्थान पर निर्माण किया गया है। तो 8 बांधों को जैसे हो गया तिलैया, मैथान, कोनार, पंचेत पहाड़ी, बाल पहाड़ी, बोकारो, बरवा, दुर्गापुर, इन 8 स्थानों पर 8 बांधों का निर्माण किया गया है। तो आप याद रखेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया, मैथान, कोनार, पंचेत पहाड़ी, बाल पहाड़ी, बोकारो, बर्मा तथा दुर्गापुर स्थानों पर 8 बांधों का निर्माण किया गया है। तो ये एक हो गया, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा महत्व क्या है। देखिए जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ना, इससे 2 नहरें निकाली गई हैं और उन नहरों की कुल लंबाई 2500 किमी है। सोचिए ना, 2500 किमी की लंबी नहरें। और इन नहरों से कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। तो 7,50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। तो कितना बड़ी उपलब्धि है, आप खुद सोचिए ना। जहां पर मतलब खेती की संभावना कितनी बढ़ गई, कृषि की संभावना कितनी बढ़ गई और कितना कृषि का विकास हुआ मात्र सिंचाई होने के कारण। तो 7,50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है इन नहरों से। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के से 2 नहरें निकाली गई हैं जिसकी लंबाई 2500 किमी है। और इन नहरों से 7,50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। उसके बाद इसके बाद क्या इसका महत्व है। तो भाई जल विद्युत शक्ति। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो भी बांध बनाए गए हैं उन बांधों से विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो इसी को बोलेंगे हम जल विद्युत शक्ति। तो जल से विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो इन जल का उपयोग भी किया जाता है। तो आप यहाँ पर समझिए, इससे उत्पादित जल विद्युत शक्ति कोलकाता हो गया, पटना हो गया, जमशेदपुर हो गया, बर्नपुर हो गया आदि उद्योगों को उपलब्ध कराई जाती है। तो इससे जो भी विद्युत का उत्पादन होता है इस परियोजना के अंतर्गत बांधों के द्वारा जो भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो इन क्षेत्रों में इन क्षेत्रों के उद्योगों को बिजली उपलब्ध कराई जाती है। तो सोचो उद्योग में कितने सहायक हैं। तो अगर उद्योग चलेंगे तो ये हमारे देश के विकास में भी सहायक होंगे। आप ऐसे समझिए, आप यहाँ समझिए, जगह तो नहीं है। अगर उद्योग चलेंगे तो क्या होगा। उद्योग चलेंगे तो वस्तुओं का उत्पादन होगा, वस्तु का उत्पादन होगा। उसके बाद उद्योग में कुछ लोग काम करेंगे तो उन्हें रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और अगर वस्तु का उत्पादन हो रहा तो इसे दूसरे देश में क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो जब नेशनल इनकम बढ़ेगी तो आर्थिक समृद्धि हुई। तो यहाँ पर देश के विकास में कैसे योगदान देता है, आप वहां से ऐसे समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा उसे लिंक करने के लिए आपको बताया। और साथ ही अगर रोजगार बढ़ेगा तो इससे भी देश की मतलब थोड़ी सी विकास तो होगा ही। थोड़ा सा क्या, बहुत विकास होगा। जरूरी नहीं कि अगर हम निर्यात करेंगे उससे हमें जो आय प्राप्त होगा वही देश के विकास में योगदान देता है। लोगों का रोजगार बढ़ेगा तो उनकी लाइफ क्वालिटी सुधरेगी और लाइफ क्वालिटी सुधरेगी तो देश का विकास होगा ही। तो नॉर्मल सी बात है। तो सोचिए ना, विद्युत शक्ति यहाँ से इस जल से मतलब बांध बनाकर जल से क्या हो रहा है, विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। और विद्युत के उत्पादन से इन उद्योगों को विद्युत उपलब्ध कराया जा रहा है और उद्योगों के चलने से हमारे देश का विकास हो रहा है। तो सोचो ना, यहाँ से लिंक है और वहां पर देश का विकास हो रहा है। तो हमारे देश के विकास के लिए
ये परियोजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस मैं यही समझाना चाहता था। उसके बाद इसका एक महत्व ये है कि भाई ये छोटा नागपुर के पठार के विकास में काफ़ी भूमिका निभाया है। छोटा नागपुर पठार के विकास में ये वरदान सिद्ध हुआ है, ये दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो मुझे उम्मीद है आपको दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ है, किस नदी पर है, किस स्थान पर है और इससे कितनी नहरें निकली हैं, ये सब आपको बेसिक जानकारी मिल गई और इसके क्या महत्व है वो भी मिल गया। तो मुझे उम्मीद है अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछेगा भाई कि दामोदर नदी घाटी परियोजना क्या है, दामोदर नदी घाटी परियोजना क्या है, दामोदर नदी घाटी परियोजना क्या है, इसके महत्व को उल्लेख करें या इसके महत्व का उल्लेख करें, इसके महत्व का उल्लेख करें या इसके महत्व लिखिए। अगर 4 मार्क्स में आ गया आप लिख ले जाएंगे, जरूर लिख ले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना के बारे में हम समझते हैं, पढ़ते हैं। तो इसे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं अपने दूसरे परियोजना पर, जो है हमारा भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जैसे आपने दामोदर नदी घाटी परियोजना पढ़ा, ठीक ऐसा ही है, बिल्कुल इसी वे में पढ़ेंगे और बहुत ही सरल है। ज्यादातर फैक्ट मिलेंगे आपको जो याद करने होंगे, देखो फैक्ट को याद करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, तो आप इसमें एक बात याद रखें, ये सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजना है और यह किस नदी पर है, तो सतलुज नदी पर स्थित है। तो कहाँ है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश व पंजाब राज्य से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश व पंजाब राज्य से संबंधित है और ऊंचाई की दृष्टि से विश्व में इसका दूसरा स्थान है। अगर ऊंचाई की दृष्टि से देखें तो ये विश्व में दूसरे स्थान पर है। मतलब अगर हम बात करें, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो पूरे विश्व में ऊंचाई के हिसाब से दूसरे स्थान पर है। उसके बाद है हमारा इस बांध के माध्यम से क्या किया जाता है, इस बांध के माध्यम से सतलुज नदी का जल एक कृत्रिम जलाशय में इकट्ठा किया जाता है। अब आप कहेंगे ये आप क्यों बता रहे हैं, तो भाई जो इस बांध के माध्यम से सतलुज नदी का जल है जो एक कृत्रिम जलाशय में इकट्ठा किया जाता है, उसे गोविंद सागर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, गोविंद सागर कहा जाता है। तो ये जो इकट्ठा आप कर रहे हैं जल को, उसे गोविंद सागर कहते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना गोविंद सागर परियोजना भी है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना गोविंद सागर परियोजना भी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं भाखड़ा नांगल बांध परियोजना के महत्व। तो महत्व में हम क्या देखेंगे, वही जल विद्युत शक्ति। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना के माध्यम से 3 जल विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं जो 1204 मेगावाट विद्युत उत्पादन करते हैं। यही सब हम फैक्ट देखेंगे, यही इससे लाभ हुआ है, यही इसका महत्व है। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसके महत्व पर। तो दोस्तों बात करते हैं भाखड़ा नांगल बांध परियोजना की। सबसे पहले हम इसके महत्व को हम देखेंगे। इसके पहले हमने इसके बारे में बेसिक जानकारी ले लिया है कि ये सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से संबंधित है। तो ये सब हमने बेसिक जानकारी लिया है। अब हम बात कर रहे हैं इसके महत्व के। तो इसके कौन कौन से महत्व है, तो भाई जो मैंने आपको अभी बताया जस्ट पीछे कि इस परियोजना से 3 जल विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं जो 1204 मेगावाट की जल विद्युत शक्ति उत्पादन करते हैं, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इस परियोजना से 3 प्रमुख जल विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं जो 1204 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती है। उसके बाद भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से लगभग 1100 किमी की मुख्य नहरें निकाली गई हैं। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से लगभग 1100 किमी मुख्य नहरें निकाली गई हैं जो 27 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती हैं, जो 27 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती हैं। तो उसके बाद क्या है, तो आप इसका एक और महत्व लिख सकते हैं। आप खुद से सोचिए ना, पंजाब और हरियाणा राजस्थान में जो हरित क्रांति हुआ था वो कैसे सफल हुआ। तो भाई जब तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं रहेगी, अच्छे बीज नहीं रहेंगे, तो हरित क्रांति आप कहाँ से कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो एक सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका है हरित क्रांति में। तो भाई आप ऐसा मान लो कि हरित क्रांति में भी
इस बात की यानी भाखड़ा नांगल बांध की महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हरित क्रांति में भी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो हरित क्रांति में भी ये महत्व रखता है। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में कृषि विकास को बढ़ावा दिया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में कृषि विकास को बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा आज का वीडियो होता है एंड। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, फिर और भी जो हमारे बचे हैं बांध परियोजनाएं उनको हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।